Hello children. Today I am going to explain you lesson 5 in history, craft and industries. I have sent you the chapter. I think you read thoroughly that chapter. So today I am going to explain you the chapter. Craft and industry. Till the middle of 18th century, Indian handicraft products were in great demand, especially in the European market. Indian silk, cotton, textile held their own foreign market. The village artisans such as weaver, carpenter and potters met various needs of the people. They produced coarse cloth, various kind of implements and domestic vessels on a small scale for rough and ready use. They inherited these occupations running in the family for generations. क्या होता था बच्चों कि 18th सेंचुरी के समय इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ज्यादा डिमांड में था। हर घर में मोस्टली ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ चीजें बनाते थे। कॉटन की हर चीज की कढ़ाई है, उस पे कुछ वर्क है, साड़ी बुनने का काम है, ये सब करते थे। अब इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा था, पर एक एक चीज बनाने में बहुत टाइम लगता था। ब्रिटिश जब आपके इंडिया में आए हैं तो उन्होंने इस चीज को खत्म करा है। The European traders and trading organization made huge profit by selling Indian product. अब वो यहाँ से आपका ले जाते थे सामान और वहां बेचते थे। बाद में उनको क्या महसूस हुआ कि हम इनका सामान ले जाके फिर वहां बेचते हैं, तो इससे तो अच्छा है हम इनका रॉ मटेरियल ले जाएं और मशीन से कपड़ों को बनाएं और उसको सेल करें। अब आप देखते हैं कि आप कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, बोलते हैं प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है। नहीं, वो प्योर कॉटन नहीं होता है, उसमें सिंथेटिक धागा भी होता है, तभी आपको प्रेस की कम जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बच्चों, जो प्योर कॉटन है उसमें आपको प्रेस करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्योर कॉटन अब आपको अवेलेबल बहुत कम है और है तो बहुत कॉस्टली है। The poverty of Indian people was due to British exploitation of Indian resources and the drain of India's wealth to Britain without any adequate return. But in 19th century, the demand of Indian textile declined across the world. Thousands of Indian weavers lost their source of living. क्यों हुआ ऐसा कि वो आपका रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे, वहां मशीन से बनवाने लगे, मशीन में बहुत जल्दी जल्दी और कम टाइम में बन जाता था और वो इंडिया में सब जगह उसको सेल करते थे। अब कम दामों में चीज आपको मिल रही है, तो जो वीवर बनाएंगे, जो घर में बना रहे हैं, उससे तो सस्ता ही पड़ता था, टाइम भी कम लगता था, तो वहां की चीजें ज्यादा बिकने लगी और एक वहां की स्टैंप लग गई कि फॉरेन का है, तो क्रेजी होते हैं ना हम लोग कि हाँ फॉरेन की चीज है, तो हम लोग उसको खरीदने लग गए। अब यहाँ के जो वीवर्स वगैरह थे वो बेकार होने लगे, उन पे काम ही नहीं बचा। दूसरे रॉ मटेरियल जो था वो कम हो गया, सब रॉ मटेरियल फॉरेन जाने लगा। तो ये यूरोपियन ने अपने फायदे के लिए किया था। आपको पिछले लेसन में हमने पढ़ाया है कि वहां पे डाई नहीं मिलती है, तो नील वगैरह की खेती भी लोग ने यहाँ पे करवाई। उसमें भी हमारे बहुत से जितने फार्मर्स थे बर्बाद हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो नील ले जाते थे और वहां पे जब मशीनें लगाई हैं तो अब उनको कलर करने के लिए, कपड़े को कुछ करने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो इस तरह से हमारे फार्मर्स, हमारे वीवर्स जो हैं वो जॉबलेस हो गए एकदम। The British disrupted and traditional structure of Indian economic in two ways. First, by taking away raw material to England for processing, and second, by bringing the finished product to the Indian market. यही चीज हमने आपको बताई है कि इंडिया के मार्केट में वो अपनी बनी चीजें लाने लगे और हम लोग उसको लेने लगे। बहुत सारा सामान एक साथ आगे आ जाता है, तो आप जल्दी जल्दी छांट लेते हैं। अब आपने एक साड़ी बनने को दी तो वीवर ने तो महीने भर में बना के दी,
आपको 10 चाहिए, 10 ये लोग एक साथ निकाल के दे देंगे। तो इस तरह से आपका मार्केट डाउन हुआ। अब आपके हैंडीक्राफ्ट का जो डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ है? The textile industry grew in Britain, which affected the Indian textile industry in many ways. The Calico Act was withdrawn in 1770 and heavy duty were imposed on Indian goods entering Western market. क्या था कि जो यहाँ से सामान जाएगा उस पे हैवी ड्यूटी लगेगी। अब आपका सामान विदाउट ड्यूटी जा रहा था तो कुछ पैसे मिल रहे थे, अब ड्यूटी आप पे करेंगे और सामान ले जाएंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? कुछ भी नहीं। In the European and the American market, the Indian textile had no compete with the cheaper machine-made British textile. The English cotton textile successfully replaced Indian cotton textile in the African, American and European market. सब जगह इन्होंने अपना मार्केट फैला दिया कॉटन इंडस्ट्रीज लगा के, मशीनें लगा के। जो काम हम लोग घरों में किया करते थे वो अब मशीनों से होने लगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो तो बेकार हो गया। Additionally, the British Parliament made export of machine-made British textile in the Indian market compulsory. This resulted in a change of scene. The company traders, rather than purchasing Indian cloth for export, now promoted the European cloth in the Indian market for sale. This led to deindustrialization in India. अब इंडिया में इनका कपड़ा सस्ता भी था क्योंकि मशीन में एक साथ निकल रहा है, पूरा की पूरा 20-50 गज एक साथ निकल के आ रहा है। आप 1 मीटर 2 मीटर निकाल पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, बुन पा रहे हैं। घरों में आप छोटे छोटे उन पे फ्रेमों पे बुनेंगे, टाइम बहुत लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगी। मशीन में क्या है, मशीन का बटन दबाया और बन गया, काम हो गया। धागे जो है वो कॉटन का ये ले जाते थे यहाँ से रॉ, और उससे रील बनाई और फटाफट कपड़ा बन गया। आप लोग तकली से काटेंगे सूत को, फिर बनाएंगे। तो इस तरह से आपका मार्केट डाउन हुआ और हैंडीक्राफ्ट्स का पतन होता चला गया। Thousands of spinners and weavers in India could not sell their good and became unemployed. British cotton cloths flooded the Indian market by the 1830s. बहुत ज्यादा आपके मार्केट में बाहर का कपड़ा फैल गया। Moreover, as the company gained more control in India, the Indian ruler lost their power. जब इंडिया के आपके रूलर्स की पावर खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि चीजें हैं ही नहीं, आपका रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो पावर कहाँ से बचेगी आपके पास? जब आपके पास सामान ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। This affected the Indian handicraft industry as these rulers had provided patronage to many artists and craft people. Their livelihood was lost as many shifted to village for agriculture. अब जितने हैंडीक्राफ्ट वीवर्स हैं आपके, ये अपने अपने गांव लौट गए और खेतीबाड़ी का काम करेंगे। Major industrial centers such as Dhaka in the east, Machlipatanam in the south and Banaras in the north became deserted. क्या हुआ कि यहाँ पे ढाका में सिल्क बहुत अच्छी बनती है, इतनी अच्छी वो होती है वहां की ढाका की सिल्क कि आप एक साड़ी को ढाका की एक अपनी रिंग में से निकाल सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होती है। और ये मछलीपट्टनम में साउथ कॉटन बहुत अच्छा बनता है। बनारस की साड़ियां आपको पता ही है कितनी फेमस होती हैं, कॉटन की भी और सिल्क की भी। अब जब यहाँ पे सामान ही नहीं है इन लोग के पास तो ये बनाएंगे क्या? सब ऐसा रेगिस्तान की तरह हो गया, कोई नहीं है बनाने वाला। जितने लोग थे, वर्कर्स थे, वो अपने अपने घरों को लौट गए और एग्रीकल्चर का काम करने लगे। India now turned into a supplier of raw material from a flourishing trade center. India was drained of its wealth while the British trade grew and the traders became rich. अब क्या हुआ कि हम लोग गरीब हो गए और जो ब्रिटिश के लोग हैं वो रिच होते चले गए।
तो इस तरह से आपका ये हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन हुआ। इसके बाद आपकी इंडियन टेक्सटाइल को इन्होंने खत्म किया है। From the beginning of the 18th century, the wool and silk market in England were jealous of the popularity of Indian textile and started protesting against the import of Indian cotton textile. In 1720, the British government passed a law banning the use of printed cotton textile called chintz in England. अब आपकी जितनी इंडस्ट्री थी उनको भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, जिसको कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी चैप्टर के आपके 2 वीडियो हम देंगे आपको। नेक्स्ट आपका रहेगा इंडस्ट्री का। हमने आपको लेसन के लिए पेज भेजे थे, हमें समझ में आ रहा है कि आपने पढ़ा है या नहीं, तो बच्चों पढ़ लीजिए उसको। और इंग्लिश में आपको हम सप्लीमेंट्री का बुक वर्क भेजेंगे, वो भी आपको करना है। बाकी तो हम आपको भेज चुके हैं, बुक वर्क होगा, तो इंग्लिश का वो बुक वर्क आप ध्यान से कर लेंगे। थैंक यू।